सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम लेसन 6 को आगे पढ़ने वाले हैं। भारतीय दिवाला और शोधन क्षमता बोर्ड कॉरपोरेट लोगों के लिए दिवालियापन समाधान प्रक्रिया या संशोधन अधिनियम 2019। संशोधन द्वारा ऋणदाताओं की समिति के गठन के पूर्व तथा पश्चात आवेदन को वापस लेने की प्रक्रिया को निश्चित किया गया है। संकल्प योजना को मंजूरी देते समय अथवा कॉरपोरेट देनदार के ऋण शोधन का फैसला करते समय ऋणदाताओं की समिति परिसमापन लागत को पूरा करने में योगदान करने के लिए योजना को मंजूरी दे सकती है। यह संशोधन कॉरपोरेट कर्जदार की बिक्री की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि जैसे ही एक बार कॉरपोरेट देनदार की बिक्री होती है, वैसे ही ऋण शोधन की प्रक्रिया को कॉरपोरेट देनदार के विलय के बिना बंद कर दिया जाएगा। संशोधन के तहत यह आवश्यक है कि ऋण शोधन की प्रक्रिया शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर इसे पूरा कर लिया जाए। संशोधन में ऋण शोधन की प्रक्रिया में प्रत्येक कार्य के लिए एक मॉडल समय सीमा निर्धारित की गई। संशोधन में एक हितधारकों की परामर्श समिति के गठन का भी प्रावधान किया गया है, जिसमें सुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं, असुरक्षित वित्तीय ऋणदाताओं, कामगारों और कर्मचारियों, सरकार, अन्य परिचालन ऋणदाताओं और शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व होगा, जो ऋण शोधन कराने वाले को बिक्री से संबंधित मामलों में सलाह देंगे। हालांकि इस समिति की सलाह को मानने के लिए ऋण शोधन कराने वाला बाध्य नहीं है। संशोधनों के लिए आवश्यक है कि कोई हितधारक अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है या ऋण शोधन शुरू होने की तारीख पर कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत अपने दावों में बदलाव कर सकता है। दावा प्रस्तुत करने के साथ एक सुरक्षित लेनदार ऋण शोधन कराने वाले को अपने सुरक्षा हित त्यागने के निर्णय की जानकारी दे सकता है। संशोधनों ने एक व्यापक अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे अंतिम रिपोर्ट के साथ अधीनस्थ प्राधिकार को प्रस्तुत किया जाना है। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता अधिनियम 2021। यह शोधन अधिनियम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक वैकल्पिक दिवाला समाधान प्रक्रिया, पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया पेश करता है। यह क्या पेश करता है? पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया। कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के विपरीत पूर्व निर्धारित दिवाला समाधान प्रक्रिया को केवल देनदारों द्वारा शुरू किया जा सकता है। इसके लिए देनदार के पास आधार समाधान योजना होनी चाहिए। PIRP के दौरान कंपनी का प्रबंधन देनदार के पास ही रहता है। कम से कम 1 लाख रुपये की चूक की स्थिति में PIRP शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया जा सकता है। केंद्र सरकार एक अधिसूचना के जरिए न्यूनतम डिफ़ॉल्ट की सीमा को 1 करोड़ तक बढ़ा सकती है। MSME के रूप में वर्गीकृत कॉरपोरेट देनदार द्वारा डिफ़ॉल्ट की स्थिति में PIRP शुरू किया जा सकता है। PIRP प्रारंभ करने के लिए कॉरपोरेट देनदार को स्वयं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आवेदन करना होगा। ट्रिब्यूनल को इसकी प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर
PIRP के लिए आवेदन को स्वीकृत या अस्वीकार करना होगा। PIRP के लिए आवेदन करने के लिए देनदार को अपने वित्तीय लेनदारों के कम से कम 66% का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। इस संहिता की धारा 12 में प्रावधान किया गया है कि एक कॉर्पोरेट देनदार की समाधान प्रक्रिया दिवाला प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 330 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। उक्त 330 दिनों की अवधि में निम्नलिखित शामिल है। क्या क्या शामिल किया गया है? इसमें है 180 दिनों की सामान्य कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया अवधि। इस अवधि का विस्तार केवल एक बार के लिए 90 दिनों के लिए निर्णायक प्राधिकरण द्वारा किया जा सकता है। वर्तमान में कॉर्पोरेट देनदार की समाधान प्रक्रिया के संबंध में कानूनी कार्रवाई में लिया गया समय। नेक्स्ट है भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। भारतीय दिवाला और शोध अक्षमता बोर्ड की स्थापना 1 अक्टूबर 2016 को दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत की गई। यह दिवाला से संबंधित दिवालियापन पेशेवरों, दिवालियापन पेशेवर एजेंसियों और सूचना उपक्रमों को विनियमित करता है। यह दिवाला और दिवालियापन संहिता के अंतर्गत कॉर्पोरेट दिवालियापन संकल्प, कॉर्पोरेट परिसमापन, व्यक्तिगत दिवालियापन संकल्प और व्यक्तिगत दिवालियापन से संबंधित लेनदेन के नियमों को बनाता एवं लागू करता है। नेक्स्ट है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के अंतर्गत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड से पंजीकृत है। यह दिवालियापन के मामलों के लिए भारत की पहली इंफॉर्मेशन यूटिलिटी या सूचना उपक्रम है। इस कंपनी की स्थापना अग्रणी बैंकों एवं सार्वजनिक स्थानों द्वारा की गई और इसे केंद्र सरकार की कंपनी के रूप में शामिल किया गया। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी यह एक सूचना नेटवर्क है जो कंपनी के उधारियों, डिफ़ॉल्ट और सुरक्षा हितों से संबंधित वित्तीय आंकड़ों का संग्रहण करता है। इस यूटिलिटी को उद्यमों, वित्तीय संस्थाओं, निर्णय प्राधिकरण, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और अन्य संबंधित हितधारकों से वित्तीय जानकारी प्राप्त करने, संग्रहित करने एवं आवश्यकता अनुसार वित्तीय सूचनाओं को उपलब्ध कराने की विशेषज्ञता हासिल होगी। वित्तीय ऋणदाताओं के लिए इंफॉर्मेशन यूटिलिटी को वित्तीय जानकारी प्रदान करना अनिवार्य है। इसके द्वारा बनाए गए डेटाबेस और रिकॉर्ड्स ऋणदाताओं को ऋणों के लेन देन के संदर्भ में निर्णय लेने में सहायता करेंगे। सूचना उपक्रम उन वित्तीय सूचनाओं का संचयन करता है जिनसे डिफ़ॉल्ट या चूक को सही साबित करने और दावों का सत्यापन तेजी से करने में मदद मिलती है और इस तरह दिवाला एवं दिवालियापन संहिता 2016 के तहत संबंधित समझौते या लेन देन को समयबद्ध ढंग से पूरा करने में आसानी होती है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ऋणों और डिफ़ॉल्ट के संबंध में उच्च गुणवत्तायुक्त और प्रमाणीकृत सूचना उपलब्ध कराना है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के पास उपलब्ध सूचनाओं को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष दिवालियापन के मामलों में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज का संचालन दिवालिया और दिवालियापन संहिता और IBBI विनियम 2017 द्वारा किया जाता है। भारतीय दिवाला और शोध अक्षमता बोर्ड
इन संस्थाओं के पंजीकरण, निरस्त्रीकरण, शेयरधारिता एवं अधिशासन इत्यादि से संबंधित मामलों पर नजर रखता है। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं? वस्तुतः यह वित्तीय लेनदार, ऑपरेशनल क्रेडिट्स और कॉरपोरेट देनदारों पर निर्भर है कि वे इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज को आवश्यक सूचना उपलब्ध कराएं, क्योंकि सूचनाओं की संवेदनशीलता के कारण प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यहाँ तक कि सूचनाओं को साझा करने में कुछ अवरोध भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि यह एक डिजिटल डाटाबेस है, अतः इसमें डाटा की गोपनीयता और डाटा के चोरी होने का खतरा भी हो सकता है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011। विनिर्माण क्षेत्र के विकास हेतु भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की घोषणा की गई। नीति के प्रमुख उद्देश्य 2022 तक एक दशक में 100 मिलियन अतिरिक्त रोजगार के अवसर सृजित करना, 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण के हिस्से को 25% तक बढ़ाना, विनिर्माण क्षेत्र में 12 से 14% की विकास दर प्राप्त करना। इस नीति में ग्रामीण युवाओं को आवश्यक कौशल प्रदान करके उन्हें रोजगार योग्य बनाने की अपेक्षा की गई है। टिकाऊ विकास इस नीति का अभिन्न भाग है तथा विनिर्माण में प्रौद्योगिकी मूल्यवर्धन पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह नीति राज्यों के साथ साझेदारी से औद्योगिक वृद्धि के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है नीति के महत्वपूर्ण साधन और विशेषताएं। राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण जोन, व्यापार विनियमों का युक्तिकरण तथा सरलीकरण, विनिर्माण इकाइयों के लिए बहिर्गमन तंत्र को आसान बनाना तथा त्वरित करना, लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए प्रोत्साहन देना, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं दक्षता उन्नयन उपाय, हरित प्रौद्योगिकियों समेत प्रौद्योगिकी विकास के लिए वित्तीय तथा संस्थानिक तंत्र, सरकारी खरीद को व्यावहारिक बनाना और विशेष ध्यान देने योग्य क्षेत्रों के लिए योजना निर्माण। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को तीव्र दर से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन एक महत्वपूर्ण स्तर है। विनिर्माण उद्योग हेतु सहायक वातावरण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन में अत्याधुनिक अवसंरचना वाले एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप जोनिंग के आधार पर भूमि उपयोग, स्वच्छ एवं ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी, आवश्यक सामाजिक अवसंरचना, कौशल विकास सुविधाओं आदि की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण जोन को स्वशासी एवं स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाने के लिए इसे राज्य सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 1 के तहत औद्योगिक टाउनशिप के रूप में घोषित किया गया है। राष्ट्रीय निवेश विनिर्माण क्षेत्र आकार, अवसंरचना, आयोजन के स्तर, विनियामक प्रक्रियाओं से संबंधित अभिशासी ढांचे, बहिर्गमन नीतियों, वित्तीय प्रोत्साहनों की दृष्टि से विशेष आर्थिक क्षेत्र से अलग है। राज्यों से राष्ट्रीय निवेश तथा विनिर्माण जोनों की स्थापना के लिए भूमि बैंकों की पहचान करने तथा राज्य स्तरीय व्यापार विनियमों के युक्तिकरण तथा सरलीकरण की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना के साथ 8 निवेश क्षेत्रों का राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र के तौर पर अनुमोदन किया गया है, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से: अहमदाबाद में धोलेरा निवेश क्षेत्र गुजरात, पीतमपुरा में थारदार महू निवेश क्षेत्र मध्य प्रदेश में, सेंद्रा में बिडकिन औद्योगिक पार्क सिटी औरंगाबाद में और महाराष्ट्र के समीप है, दिघी बंदरगाह औद्योगिक क्षेत्र महाराष्ट्र, मानेसर बावल निवेश क्षेत्र हरियाणा, खुसखेड़ा भिवाड़ी
निमराना निवेश क्षेत्र ये राजस्थान। जोधपुर पाली मारवाड़ क्षेत्र ये राजस्थान। और दादरी नोएडा गाजियाबाद निवेश क्षेत्र उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार द्वारा 3 राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों नामतः प्रकाशम आंध्र प्रदेश, संगारेड्डी तेलंगाना तथा कलिंगनगर ओडिशा की स्थापना करने हेतु अंतिम स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही 13 राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्रों को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना भारत सरकार तथा जापान सरकार के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में शुरू की गई है। दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा को दादरी उत्तर प्रदेश और जवाहरलाल नेहरू पतन्यास नवी मुंबई के बीच 1504 किलोमीटर लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर की सीध में दोनों ओर विकसित किया जा रहा है। यह परियोजना स्थानीय वाणिज्य को सक्रिय करने, निवेश बढ़ाने और सतत विकास हासिल करने के लिए विश्व में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी वातावरण तथा अत्याधुनिक अवसंरचना से युक्त मजबूत आर्थिक आधार बनाने के लिए इस परियोजना में 6 राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र शामिल हैं। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के समान ही भारत के अन्य शहरों को भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिल सके। देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले ये कॉरिडोर हैं चेन्नई, बेंगलुरु, अमृतसर, कोलकाता, बेंगलुरु में मुंबई और विजाग में चेन्नई। भारत के कुछ महत्वपूर्ण शहर एवं उनसे संबंधित उद्योग कानपुर में है ये चमड़ा उद्योग, विस्फोट, और बरेली में बांस उत्पादन, जरी साड़ियाँ, मुरादाबाद ब्रासवेयर, हैंडीक्राफ्ट, धातु पत्थर, तिरुपुर में होजरी एवं बुनाई उद्योग, सहारनपुर में कास्ट नक्काशी, लुधियाना में भारी मशीनरी एवं होजरी ऊनी उद्योग, पानीपत में हथकरघा, सूरत में रत्न और आभूषण वस्त्र उद्योग, जरी और रेशम साड़ी, भोपाल में कीटनाशक उद्योग, मोदीनगर में रबर उद्योग, जालंधर में खेल का सामान, रानीपेट चमड़ा उद्योग, नलवाड़ी असम में बांस पर आधारित वस्तुएं, गुरुग्राम में ऑटोमोबाइल, नेपानगर में अखबारी कागज, टीटागढ़ में जूट का सामान, भदोही उत्तर प्रदेश में ऊनी कालीन, बाराबंकी पॉलीफाइबर, मूरी एल्यूमिनियम, पीलीभीत काष्ठ पादुका, नागपुर हस्तुपकरण, विशाखापट्टनम में स्टील उत्पादन, मछली उत्पादन एवं पोत निर्माण, मेरठ में खेल का सामान, अलीगढ़ में पीतल के ताले, आगरा में चमड़ा फुटवियर पर्यटन, कांचीपुरम रेशम वस्त्र उद्योग एवं पारंपरिक साड़ी, और सेलम में हस्त उपकरण कपड़ा, और खुर्जा में मिट्टी के बर्तन, शिवकाशी में पटाखे माचिस, अम्बाला में वैज्ञानिक उपकरण हथकरघा, उन्नाव में चमड़ा उद्योग, जामनगर में ब्रास पोर्ट्स पेट्रो केमिकल्स, राजकोट में इंजन पंप और गियर सिस्टम, चंदेरी में पारंपरिक साड़ी उत्पादन, हाथ से बुनी साड़ी, यमुनानगर, गुवाहाटी, बल्लारपुर इसमें कागज उद्योग, पनकी, आंवला उर्वरक, कोयम्बटूर में सूती वस्त्र, कपूरथला में रेल डिब्बा। औद्योगिक वित्त उद्योगों की
पूंजी संबंधी आवश्यकताओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। औद्योगिक वित्त, इसमें स्थिर पूंजी, दीर्घकालीन पूंजी या कार्यशील पूंजी या अल्पकालीन पूंजी। स्थिर पूंजी और दीर्घकालीन पूंजी। किसी नए उद्योग के प्रारंभ में भूमि, भवन, मशीनों, औजार, फर्नीचर आदि स्थायी परिसंपत्तियां क्रय करने के लिए आवश्यक पूंजी को दीर्घकालीन पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी और अल्पकालिक पूंजी किसी उद्योग के दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरा करने, कच्चा माल खरीदने, मजदूरी का भुगतान करने एवं अन्य प्रशासनिक कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक पूंजी को अल्पकालिक पूंजी कहते हैं। औद्योगिक वित्त के स्रोत क्या है? आंतरिक स्रोत है अंश पूंजी, ऋण पत्र और लाभ का पुनर्निवेश। बाह्य स्रोत व्यापारिक बैंक, सार्वजनिक जमाई, उद्योगों का संस्थागत वित्त प्रबंधन। आंतरिक स्रोत अंश पूंजी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी स्थायी पूंजी जुटाने के लिए और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के माध्यम से समता अंश और पूर्वाधिकार अंश जारी करके पूंजी एकत्रित कर सकती है। ऋण पत्र में कंपनी ऋण पत्रों को जारी करके भी पूंजी एकत्रित कर सकती है। ऋण पत्रों में जोखिम की मात्रा कम होती है। ऋण पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, परिवर्तनीय ऋण पत्र और अपरिवर्तनीय ऋण पत्र। लाभ का पुनर्निवेश। निजी क्षेत्र लाभ का पुनर्निवेश के माध्यम से भी पूंजी प्राप्त कर सकता है। कंपनी अपने लाभों के एक हिस्से को उसके अंशधारियों में वितरित न करके उसे उद्योग के विस्तार हेतु उद्योगों में ही निवेशित कर सकती है। बाह्य स्रोत, इसमें व्यापारिक बैंक जैसे उद्योगों की कार्यशील पूंजी और अल्पकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूंजी उपलब्ध कराने में व्यापारिक बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सार्वजनिक जमाएं भारतीय औद्योगिक कंपनियों द्वारा अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार की सार्वजनिक जमाएं स्वीकार की जाती हैं। जोखिम पूंजी लघु और मध्यम आकार की फर्मों, उद्योगों, नई स्टार्टअप एवं कंपनियों के लिए सामान्यतः व्यवसाय को शुरू करने और व्यवसाय को विस्तार देने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली प्रारंभिक पूंजी जिसमें सामान्यतः जोखिम विद्यमान रहता है, जोखिम पूंजी कहते हैं। इस प्रकार के नए स्टार्टअप एवं कंपनियों की शुरुआत में ही लाभ की अनिश्चितता बनी रहती है। जोखिम पूंजी उद्योगों को प्रारंभ करने एवं विस्तार देने के लिए एक दीर्घकालीन प्रारंभिक पूंजी होती है। उद्योगों का संस्थागत वित्त प्रबंधन। उद्योगों की दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के द्वारा की जाती है, जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, राज्य वित्त निगम और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और राज्य औद्योगिक विकास निगम इत्यादि। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु विकास बैंक की स्थापना सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास तथा इसी प्रकार की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कामकाज में समन्वय के लिए 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत प्रधान वित्तीय संस्था के रूप में की गई थी। सिडबी के कारोबार का दायरा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम है, जो उत्पादन, रोजगार और निर्यात की दृष्टि से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय योगदान करते हैं। सूक्ष्म, लघु, मध्यम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है तथा इसकी वृद्धि में इस क्षेत्र का अपूर्ण योगदान है। सिडबी की व्यवसाय रणनीति MSME पारिस्थितिकी तंत्र में वित्तीय और गैर वित्तीय कमियों को पूरा करना है। MSME को वित्तीय सहायता बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों आदि के माध्यम से अप्रत्यक्ष वित्त पुनर्वित्त के रूप में दी जाती है
ताकि वे आगे MSME को उधार दे सकते हैं। और ख है जोखिम पूंजी इक्विटी दीर्घकालिक वित्त प्राप्य वित्त पोषण सेवा क्षेत्र जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में प्रत्यक्ष सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। भारतीय सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 जुलाई 1948 को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना एक वित्तीय संस्थान के रूप में की गई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड का मुख्य उद्देश्य भारत में औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए दीर्घकालिक तथा मध्यकालिक साख की व्यवस्था करना है। 1 जुलाई 1993 से इस निगम का पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 के तहत करके इसे एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में गठित किया गया है। इसके पश्चात अक्टूबर 1999 से कंपनी का नाम IFCI लिमिटेड कर दिया गया है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक सार्वजनिक वित्तीय संस्था के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट है राज्य वित्त निगम। लघु एवं मध्यम आकार की इकाइयों के लिए वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 28 सितंबर 1951 को राज्य वित्त निगम अधिनियम पास किया, जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों में राज्य वित्त निगमों की स्थापना कर सकती है। वर्तमान में दिल्ली सहित 19 राज्यों में राज्य वित्त निगम स्थापित हो चुके हैं, जिनमें से 18 राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के तहत गठित किए गए हैं। तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड की स्थापना कंपनी अधिनियम 1949 के द्वारा की गई। सेल कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो कि केवल कागजों में ही विद्यमान होती है, जिसके पास न तो स्थायी कार्यालय होता है और न ही स्थायी कर्मचारी होते हैं। ये कंपनियां सामान्यतः रजिस्टर्ड होती है व इनका एक बैंक खाता होता है और इनमें निवेश भी किया जाता है, लेकिन इन कंपनियों में सामान्यतः उत्पादन कार्य नहीं चल रहा होता। इन कंपनियों का प्रयोग काले धन मतलब अवैध धन को सफ़ेद धन या वैध धन बनाने में किया जाता है। वर्ष 2017 में कंपनी मामलों के मंत्रालय द्वारा लगभग 2.10 लाख सेल कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्देश दिया गया एवं इन कंपनियों के तत्वावधान में किए गए काले धन को वैध बनाने की गतिविधियों की जांच भी की जा रही है। काले धन के खिलाफ लड़ाई सेल कंपनियों के नेटवर्क को तोड़े बिना कारगर नहीं हो सकती। भारत में विदेशी पूंजी अंतर्वाह सरकारी स्रोत, इसमें द्विपक्षीय सरकारी व्यवस्था तथा बहुउद्देशीय वित्तीय संस्थाएं सरकारी विदेशी पूंजी की आपूर्ति ऋण उपहार अनुदान आदि के द्वारा करती हैं। इस स्रोत से सामान्यतः सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं का वित्तीयन होता है। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र विदेशी पूंजी निजी व्यक्तियों तथा संस्थागत निवेशकों से व्यापारिक शर्त पर प्राप्त होती है। सामान्यतः विदेशी पूंजी विदेशी व्यापारिक उधार ऋण अंश पूंजी पोर्टफोलियो निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विदेशी संस्थागत निवेश आदि रूपों में प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों या कंपनियों द्वारा एक भारतीय कंपनी में भौतिक पूंजी एवं संपत्तियों में प्लांट एवं मशीनरी में भूमि एवं भवन में अथवा उत्पादन की प्रक्रिया में निवेश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में निवेश वित्तीय संपत्तियों जैसे शेयर ऋण पत्र बॉन्ड आदि में किया जा
किया जाता है। इस प्रकार के निवेश का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। यदि कोई निवेशक किसी वित्तीय वर्ष में 10% से कम निवेश करे तो उसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशक विदेशी संस्थागत निवेशकों में विदेशी कंपनियों एवं संस्थाओं को लिया जाता है जो भारत के वित्तीय बाजार में निवेश करते हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों को वित्तीय बाजार में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में पंजीकृत होना आवश्यक है। इनमें सामान्यतः हेज फंड, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनी आदि सम्मिलित होती है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश उच्चतर दर पर आर्थिक विकास को संभव बनाता है क्योंकि यह मेजबान देश में पूंजी, कौशल और प्रौद्योगिकी लाकर उत्पादकता को बढ़ाता है। वर्ष 2020 में सरकार परमाणु ऊर्जा, सिगार और तंबाकू के विनिर्माण, भवन संपदा व्यवसाय, लॉटरी, जुआ एवं चिट फंड आदि की छोटी सी नकारात्मक सूची को छोड़कर अधिकतर क्षेत्रों को स्वतः अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत ले आई है। इन परिवर्तनों के चलते भारत अब एफडीआई हेतु विश्व की सर्वाधिक खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो गया है। सरकार ने विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड भी भंग कर दिया है क्योंकि अब अधिकांश क्षेत्र स्वचालित मार्ग के अंतर्गत है। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की एक उदार नीति के माध्यम से निवेश को प्रोत्साहित करने की एक पूर्वस्क्रिय पहल की जा रही है। विनिर्माण क्षेत्रों में एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह वित्त वर्ष 21 के 12.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 21.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। हालांकि रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में विनिर्माण में एफडीआई इक्विटी प्रवाह 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में प्राप्त 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, निर्माण गतिविधियां, ऑटोमोबाइल उद्योग, परामर्शी सेवाएं, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रवाह कम रहा है। हालांकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, चिकित्सा और सर्जिकल उपकरण, शिक्षा सेवाएं और रेलवे में प्रवाह अधिक रहा है।